मैं पुरानी दिल्ली में रहा करता था। हमारा घर, जिसमें 2 कमरे और बाहर एक छोटा सा बरामदा था, छत पर भी एक कमरा था, पर गर्मी की वजह से हमने उस कमरे को स्टोर रूम बना के रखा हुआ था। उसमें एक बेड था कि अगर घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम लोग यहाँ वहाँ शिफ्ट हो जाया करते थे। इसके अलावा बाकी का फालतू सामान भी उस कमरे में रखा रहता था। घर के साथ में एक पुराना सा बड़ा सा नीम का पेड़ था। उसके पत्ते झड़ के घर की बालकोनी में और सीढ़ियों पर पड़े रहते थे। बार बार सफाई करना बड़ी दिक्कत का काम था। एक दिन बाबा ने किसी को कुछ नहीं बताया और वो पेड़ कटवा दिया। उस वक्त काफी सारे लोगों ने मना किया कि उस पेड़ को मत कटवाओ, ये बहुत पुराना पेड़ है, ऐसे नीम का पेड़ नहीं कटवाना चाहिए। लेकिन मेरे बाबा ने किसी की नहीं सुनी और वो पेड़ कटवा दिया। उस दिन के बाद से वो जो ऊपर वाला रूम था उसमें कुछ कुछ होना शुरू हो गया, क्योंकि वो कमरा काफी दिनों तक बंद रहता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर वाले कमरे की सफाई कर ली जाए। मैं जब छत पर गया, वो कमरा खोला तो वहां धूल की मिट्टी की एक परत जमी हुई थी और उस मिट्टी के ऊपर जमे थे कुछ पैरों के निशान। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने उन पैरों पर अपने पैर रख के देखे तो वो कुछ ज्यादा ही बड़े थे। इतने बड़े पैर मुझे नहीं लगता हमारे घर में किसी के होंगे। फिर मेरी नजर वहां टंगे शीशे पर गई। 2 हाथों के निशान जो मेरे हाथों से काफी बड़े थे। मैं ये देख के सहम गया। तभी कमरे का दरवाजा बंद किया और वहां हल्की सी धूल उड़ी, जैसे किसी के जाने से वो धूल उड़ी हो। मैं तभी नीचे आ गया। नीचे आके माँ को बताया। माँ ने भी आके देखा। उन्होंने कहा कि तेरे बाबा को दिखाएंगे, अभी कोई उस कमरे में नहीं जाएगा। कमरे को ऐसे ही बंद करके हम नीचे आ गए। शाम को जब बाबा आए तो उन्हें वो निशान दिखाने छत पर उस कमरे में लेके गए। उन्होंने देखा और कहा, कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम रहने दो, मैं छुट्टी वाले दिन इस कमरे की सफाई कर लूंगा। कमरे को ताला लगा के हम वापस नीचे आ गए। बाबा को तो सब नॉर्मल सा लग रहा था। मुझे ये था कि थोड़े दिनों में मेरे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। मेरी बुआ और उनके बच्चे घर में आ गए थे। उनकी छुट्टियां पड़ी हुई थी। वो बच्चे सारा दिन शैतानी में लगे रहते। माँ ने कहा, तू ऊपर जाके पढ़ाई कर ले। मुझे एग्जाम्स की टेंशन थी और पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। मैंने अपनी किताबों को और बैग को उठाया और ऊपर कमरे में चला गया। पहले तो मुझे याद नहीं रहा कि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ यहाँ पे जो हुआ था, जो मैंने देखा था। पर अब तो घर में कई सारे लोग थे तो मुझे कुछ खास डर लगा नहीं। कमरे में आके बैठ गया और पढ़ने लगा। और मेरे छत पर जो सीढ़ियों से आता हुआ जो लोहे का दरवाजा था वो भी लगा लिया, कहीं बच्चे आके परेशान ना करने लग जाएं। अगले दिन मेरा एग्जाम था तो मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मुझे आके परेशान करने लगे। मैंने देर रात तक पढ़ाई की। बीच बीच में मुझे नींद आती रही पर खुद को जगाए रखा। फिर एक वक्त बाद मुझे लगा कि थोड़ा सो जाता हूं, फिर उठ के पढ़ाई कर लूंगा। बहुत नींद आ रही थी। मैंने किताबों को थोड़ा साइड में समेट के रखा और अपनी आंखें बंद की। कब में नींद आ गई पता नहीं चला। तकरीबन 2 घंटे हुए ही होंगे। मेरी साइड टेबल पर बुक्स रखी हुई थी। वो इतनी मोटी बुक थी कि एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने वो बुक जोर से जमीन पे फेंकी हो। मेरी आंख खुल जाती है। मैं एकदम से डर के मारे उठ गया। देखा तो किताबें जमीन पर पड़ी थी और फिर एकदम से मैंने बाहर देखा तो वहां अंधेरा था। किसी की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। शायद सब सो चुके थे। अब इस खामोशी और सन्नाटे में मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपना बैग लिया और नीचे जाने का हुआ, तभी वो दरवाजा बंद हो गया। मुझे इतना डर शायद ही कभी लगा हो। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और तभी किसी ने कमरे की लाइट भी बंद कर दी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे में मेरे अलावा भी और कोई है। बकायदा किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा था।
मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कमरे के दरवाजे के बाहर भी एक दरवाजा और था। मैं जब ऊपर आया था तो उसे मैंने लॉक कर दिया था। मेरी जान निकल रही थी ये सोच के कि कोई ऊपर भी आता है तो मेन दरवाजा तो बंद है, वो ऊपर आएगा कैसे। कैसे बताऊं प्रवीण भाई, वो डर का एहसास कैसा था। कोई शायद बहुत गुस्से में था। वो मेरी किताबों को दोबारा से उठा के जमीन पे पटकता है, कमरे का सामान इधर से उधर फेंकता है, और अंधेरा इतना ज्यादा कि मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी, मेरी सांसें फूलने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा यहाँ पे। फिर अचानक से वो दरवाजा किसी ने ढीला छोड़ दिया, और जब अचानक से वो दरवाजा खुला, मैं तभी दरवाजे पर आया और बाहर देखा। मेरी मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया था। शायद मेरी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। कमरा बंद था और मेरी आवाज मुझे लगा शायद बाहर गई ही नहीं। मैंने जल्दी से वो सीढ़ियों वाला दरवाजा खोला और मैं नीचे की तरफ भागने लगा। वहां भी बहुत अंधेरा था और तभी मुझे झटका सा लगा। कोई अनदेखी चीज मुझसे टकराई थी। ऐसा लगा कोई नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था और अचानक उसके साथ मेरी टक्कर हुई। पीछे मुड़ के देखा तो वहां किसी के ऊपर जाने की आवाज मैंने सुनी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। मेरी रूह मेरे शरीर से बाहर निकलने को थी। मैंने वक्त बर्बाद नहीं किया और तभी नीचे आया। नीचे आके पहले तो मैंने देखा कि वो सब सो रहे थे। लाइट जलाई और मैंने सब पे चिल्लाया। मैं लड़ने लगा और फिर खुद ही खुद रोने लगा। तब माँ उठी, उन्होंने मुझे शांत किया, गले से लगा के पूछा क्या हुआ। मैंने कहा माँ, ऊपर वाले कमरे में कोई है। मैंने उसे महसूस किया। कोई उस कमरे में तोड़फोड़ मचा रहा था। मेरी किताबें उठा के फेंकी उसने। माँ ने पहले तो मुझे चुप करवाया, फिर कहा कि तू यहीं बैठ, मैं देख के आती हूँ। माँ हमेशा से ही काफी हिम्मत वाली रही है। वो ऊपर गई और थोड़ी देर में जब वापस आई तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने बताया कि ऊपर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चीजें उठा उठा कर इधर उधर फेंकी हैं। तेरी किताबें और सामान बिखरा पड़ा है। माँ ने कहा मैंने वहां की लाइट जला के छोड़ दी है और कमरा भी खुला हुआ है। अभी तेरे बाबा कहीं गए हैं, कल जब आएंगे तब उन्हें दिखाते हैं। वो रात जैसे तैसे बिताने के बाद अगले दिन जब बाबा आए तब उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं है, तू ऐसे ही डर गया होगा। तू ऊपर अकेला था ना, शायद तुझे वहम हुआ हो। इस बात को ज्यादा मत सोच, जाने दे। माँ ने भी कहा कि मैंने भी देखा था वहां सामान बिखरा पड़ा था, पर बाबा ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर मेरे बाबा के छोटे भाई मेरे चाचा जी घर आए और उन्हें इस बारे में बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में ये सब हुआ था। चाचा ने कहा कि वो कमरा तुम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया है, उसमें आना जाना करते रहा करो। ये बुरी ताकतें ऐसे ही खाली पड़ी जगहों पर अपना बसेरा कर लेती हैं, जहां उन्हें कोई आते जाते परेशान ना करे। चाचा ने इस बारे में पापा से बात की और इसके बाद बाबा ने अपना ठिकाना ऊपर कमरे में बना लिया। कभी कभार जब उनके दोस्त आया करते, देर रात तक बाबा के साथ बैठे रहते। धीरे धीरे हमारा जो डर उस कमरे को लेकर था वो निकलना शुरू हो गया। हमने भी उस कमरे में आना जाना शुरू कर दिया। काफी देर वहां बैठे रहते थे। मम्मी ने वॉशिंग मशीन भी ऊपर रख ली थी, वहीं कपड़े धोते और सुखाते। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद हमारा फिर से वही रूटीन बन गया और फिर से बेफिक्र हो गए और उस कमरे में आना जाना छोड़ दिया। अच्छा प्रवीण, वो वक्त ऐसा था जब वीसीआर होते थे। शनिवार के दिन वीसीआर किराए पर ले आते और सारे साथ में बैठ के 2-3 फिल्में निपटा लिया करते थे, क्योंकि संडे को छुट्टी का दिन होता था। ना बाबा को कहीं आना जाना होता था, ना हमें स्कूल। मस्ती करते थे बस। ऐसे ही एक शनिवार को हम वीसीआर ले आए। रात को कोई फिल्म देख रहे थे कि ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। रात के सन्नाटे में सुनाई दे रहा था कि कोई तो है छत पर। तभी बाबा ने कहा एक बार टीवी की आवाज थोड़ी कम करो। बाबा ने वो आवाज सुनी और जब टीवी की आवाज कम होते ही थोड़ी थोड़ी शांति हुई तो हम सबने महसूस किया कि हाँ, छत पर कोई है।
किसी के चलने की आवाज आ रही है। बाबा ने कहा कि मैं ऊपर जाके देख के आता हूं। हम सब ने मना किया, पर फिर भी वो जाने लगे। नीचे बैठे हम लोग बाबा का इंतजार कर रहे थे। उन्हें गए काफी देर हो गई थी। टीवी अब बंद कर दिया था। माँ ने मुझे कहा, काफी देर हो गई है तेरे बाबा को, चल मेरे साथ एक बार ऊपर। माँ और मैं जल्दी से ऊपर गए। देखा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर की लाइट भी जली हुई थी, पर बाबा की कोई आवाज, कोई हलचल नहीं। डरते डरते माँ और मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि बाबा बेड पर बैठे थे, बिल्कुल खामोश, पैरों को एकदम सीधा किया हुआ था और दीवार के सहारे से कमर टिका के वो बैठे हुए कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बहुत खौफ दिखाई पड़ रहा था। हम बहुत डर गए थे उन्हें देख के। उन्होंने आंखों ही आंखों में माँ को इशारा किया कि बेटे को लेकर नीचे चली जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो। वो बेचैन हो रहे थे, आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। उन्हें देख के ही लग रहा था जैसे उन्हें कोई चीज दिखाई दे रही है। माँ शायद समझ चुकी थी बाबा की बातों को, मुझे नीचे लेके आ गई। ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चाचा के घर की तरफ भागी। वहां पहुंच के चाचा को साथ लाई और ऊपर जाने लगी। तब वहां से बाबा के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे उन्हें कोई मार रहा था। जल्दी से कमरे में गए तो देखा कि बाबा जमीन पर उल्टे पड़े हुए थे। उन्हें उठाया और उनके चेहरे पर किसी के हाथों के निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत मारा हो। वो कांप रहे थे। उन्हें जल्दी उठा के नीचे ले गए, टीवी वगैरह बंद किया और हम सारे चाचा जी के घर चले गए। 2 दिनों तक बाबा बहुत डरे हुए थे। उसके बाद जब किसी मौलाना साहब को घर पर लाया गया, पूरी तरह से जगह को देखने के बाद और कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि तुमने जो नीम का पेड़ काटा था या कटवाया था, उस पे एक पूरी फैमिली रहती थी। तुमने उनका घर उजाड़ दिया और उसके बाद उन्होंने ऊपर वाले कमरे में अपना डेरा डाल लिया और उन्हें तुम्हारे बाबा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उन्हें अकेले में मारा पीटा। उन्होंने तुम्हें सबक सिखा दिया है, अब वो कुछ नहीं करेंगे। बस ऊपर वाला कमरा उनके लिए रखना पड़ेगा तुम्हें। वहां कोई आएगा जाएगा नहीं, और कोई काम से ऊपर जाएगा तो एक बार बोलना कि हमें ये काम है और हम इसलिए आए हैं। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उन लोगों को यहाँ से जाने को कहा, पर वो जाने वाले नहीं है। वो बहुत सदियों से उस पेड़ पर रह रहे थे। इस जगह को वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम वापस अपने घर आ गए। इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, और कभी जब ऊपर कुछ काम होता है तो सारे मिलके साथ में जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें ये काम है, इस वजह से आए हैं। उस वक्त हमें नजर तो कोई नहीं आता था, पर ऐसा लगता था जैसे कुछ लोग सरक गए हैं और उन्होंने हमें जगह दी है। तब हम अपना काम निपटाकर नीचे आ जाया करते थे। इस बात को आज कई साल हो चुके हैं। हालांकि कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर एक बार आप भी सोच के देखिए, आपके साथ आपके घर में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो हमारी दुनिया से तो बिल्कुल नहीं है, और वो हर वक्त आप पर नजर रख रहे हैं। जैसे कि शायद अभी ये कहानी सुनते हुए शायद किसी की नजर हो आप पर। ख्याल रखिएगा।